Welcome class 12. Our today's topic is benefits or advantages of depository systems. In our previous video, we had seen the importance of the depository system, and today we will see the benefit of depository systems to point of view of investors. So the first advantages of deposit system is to elimination of risk. There is the total elimination of risk as loss of the documents, theft of the document, mutilations, fold, bad delivery. इनसे जो भी रिस्क होते थे वो क्या हो गए, टोटली रिमूव हो गए, एलिमिनेट हो गए. All risks associated with physical certificates like delays, loss, theft, mutilation, bad delivery, etc. are totally eliminated. म्यूटिलेशन मीन्स फट जाना या फिर पूरी तरह से ख़राब हो जाना होता है. ओके, सो जिसे हम पहले हम पेपर वर्क करते थे, जो फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट अगर हम लोग अप्लाई करते थे और कंपनी हमें देती थी. सो आफ्टर गिविंग टू द कंपनी ने जब प्रोवाइड कर दिया हमें सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, सो वी नीड टू कीप इट प्रॉपरली टिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड. हम उसको प्रॉपरली अच्छे से रखने की ज़रूरत होती थी. ओके, सो ये जो रिस्क था ये क्या पूरी तरह से रिड्यूस हो गया. देन जो पेपर सर्टिफिकेट थे उसमें जो डिले होने का रिस्क होता था, अभी हमने एक लास्ट हमने उसमें देखा था वीडियो में कि जो अलॉटमेंट होते थे सिक्योरिटीज़ के उसमें बहुत डिले होती, बिकॉज देयर हैज़ अ लॉट्स ऑफ प्रोसीजर. कंपनी हैव टू follow the all provisions and procedure to allot the securities. So उसमें बहुत टाइम, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग पीरियड. सो जो डिले का रिस्क था वो ख़त्म हो चुका है. देर आफ्टर लॉस, जो शेयर सर्टिफिकेट होते थे पेपर के वो लॉस भी हो सकते थे. इट कैन बी लॉस, डैमेज, स्टोलन, टॉन. सो दिस ऑल रिस्क हैज़ रिमूव्ड. सारे रिस्क क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं आफ्टर द डिपॉजिट सिस्टम. Okay, why? Because the all work done by the electronically. सारे जो काम है किससे होने लगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से. ओके, सो द जो बैड डिलीवरी का प्रोसेस था वो क्या हो गया, पूरी तरह से रिमूव हो गया. जो फॉर्ज या फिर टॉन होने का जो एक रिस्क बना रहता था एज अ डिलीवरिंग सर्टिफिकेट, दिस ऑल प्रॉब्लम ये क्या हो गई, रिमूव हो गई. सो एनी कैन easily buy and sell their securities without any risk. So ये पहला हमारा रिस्क था, पहला हमारा एडवांटेज था जो पूरी तरह से उसने क्या किया, रिस्क को एलिमिनेट कर दिया. सेकेंड वन क्या आ गया, सेफ्टी आ गया. अभी सेफ्टी कैसे आ गया, इट इज़ द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी. बहुत ही सेफ वे हो गया. वाई? बिकॉज जैसे मैंने बताया आपको कि जब सारे रिस्क एलिमिनेट हो गए, रिस्क ऑफ द टॉन, रिस्क ऑफ द डैमेज और रिस्क ऑफ द स्टोलन, जलने का, फटने का. ओके, एंड अगर हम लोग रिस्क को डिले होने का रिस्क या फिर उसको होल्ड करने का रिस्क, उसकी डिलीवरी का रिस्क, ये सारे रिस्क जब रिमूव हो गए, सो इट्स कम टू द सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ सिक्योरिटीज़. एक सिक्योर वे हो गया सिक्योरिटीज़ हैंडल करने का, सिक्योरिटी होल्ड करने का एक साफ और अच्छा मतलब वे हो गया कि इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड करके रख सकते हैं. बिकॉज वी नो नीड टू होल्ड इट फिजिकली. हमें फिजिकली तो उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. और जैसा कि हमें पता है कि ये सब कुछ जो भी पूरा सिस्टम है डिपॉजिट सिस्टम का, इट इज़ मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल बाय दी सेबी. इसको सेबी गाइड करता है, सेबी इसे मॉनिटर करता है और डिपॉजिटरी एक्ट के थ्रू ये मॉनिटर होता है. सो यहाँ ये इसकी वजह से और ज़्यादा क्या हो जाता है, सेफ और सिक्योर हो जाता है. सो इन्वेस्टर्स कैन कीप हिज अकाउंट इन फ्रीज और लॉक मोड. यहाँ तक कि जो इन्वेस्टर्स है वो अपने अकाउंट को फ्रीज मोड या और लॉक मोड में भी डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी उनका अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता, कोई भी उनके अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता. और इससे उन्हें क्या हो जाएगा कि दे कैन अवॉइड और प्रिवेंट द अनएक्सपेक्टेड डेबिट और क्रेडिट. जिससे बहुत सारे रिस्क होते हैं ना, ये बहुत हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, वायरस फ्रॉड होते रहते हैं.
ऑनलाइन फ्रॉड होते रहते हैं। तो ये जो सारे अनएक्सपेक्टेड जो रिस्क हैं, इससे वो बच सकते हैं, अपने अकाउंट को लॉक कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। ओके, सो जो अनएक्सपेक्टेड डेबिट और क्रेडिट होते थे उससे ये बच जाते हैं। और अगर डीपी जो डीपी मीन्स जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, ये अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके थ्रू भी ये इनको नॉलेज मिलता रहता है क्या डेबिट होने वाला है और क्या क्रेडिट होने वाला है। सो दे कैन ईजिली हैंडल एंड दे कैन ईजिली कंडक्ट देयर अकाउंट्स। वो अपने अकाउंट को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं, ईजिली उसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब ईजिली उनके लिए ऑपरेट करना हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे उनको सिक्योरिटीज़ को फिजिकली नहीं हैंडल करना है। ओके, और ये एक तरह से भी इसे मॉनिटर करिए तो जिसकी तरह से और भी सेफ़ और सिक्योर है। और इसमें उनको और क्या मिल जाता है फ़ायदा कि ये अपने अकाउंट को लॉक भी कर सकते हैं कि किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड कोई रिस्क ना हो। ठीक है, देन जैसे अभी बहुत सारे हमको पता है कि साइबर क्राइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से वो एक प्रिवेंट हो सकते हैं, देन मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, अपने सिक्योरिटीज़ को। थर्ड, इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अगर सम पर्सन है उसको ही वांट टू ट्रांसफ़र ए शेयर टू अनदर पर्सन, अगर अपने शेयर्स को किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो यहाँ पे उसको बहुत लॉन्गर पीरियड का वेट नहीं करना है। बिकॉज हमने देखा था कि जब पेपर वर्क था, जब फिजिकल फॉर्म में जब सारी सिक्योरिटीज हैंडल की जाती थी, तो एट दैट टाइम इट टेक्स द लॉन्गर पीरियड। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा इट टेक द मोर टाइम इन इन्वॉल्व इन अ ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ और शेयर। कोई भी सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसमिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ओके, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअल हैंडलिंग होती थी फिजिकल सर्टिफिकेट की, सो टेक द लॉन्ग प्रोसीजर, बहुत लंबा टाइम लगता था। और उसको अलॉटमेंट में भी अगर कोई अलॉट भी कर, अगर किसी को शेयर्स चाहिए भी तो कंपनी को भी बहुत टाइम लगता था सिक्योरिटीज़ अलॉट करने में। सो इट टेक्स द लॉन्ग टाइम और वेरी लॉन्ग प्रोसीजर टू अलॉट द न्यू सिक्योरिटीज़ और ट्रांसफ़र द सिक्योरिटीज़। तो वो क्या हो गई है आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब डिपॉजिट सिस्टम आने से क्या हो गई है, वो पूरी तरह से रिम्यूव हो गई है। एफर्ट्स इन फाइलिंग ट्रांसफ़र फॉर्म एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट एलिमिनेटेड। अभी लॉजिंग मीन्स क्या होता है, आपको बता दूं कि लॉजिंग मतलब होता है कि जैसे जो डॉक्यूमेंट रखने का होता था ना, डॉक्यूमेंट जो रखना पड़ता था उन्हें संभाल के, ये सारी चीज़ें क्या होगी, एलिमिनेट हो गई। मतलब ऑल पेपर वर्क हैज़ एलिमिनेटेड, सारे पेपर वर्क एलिमिनेट हो गए। पहले क्या होता था, जब ये फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ हैंडल या फिर ट्रांसफर की जाती थी, सो फर्स्ट दे हैव टू अप्लाई इन अ कंपनी, उन्हें कंपनी में क्या देना पड़ता था, दे हैव टू गिव वन एप्लीकेशन, देयर आफ्टर कंपनी अगेन उन्हें एक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सेंड कर दी कि आप ही अपनी मर्जी, मतलब आपकी कंसेंट है ना आपके शेयर्स ट्रांसफ़र करने में। सो जब वो उसे अप्रूव कर देता था पर्सन इन्वेस्टर्स कि हाँ ये मेरी अपनी मर्जी से है, वो सिग्नेचर वगैरह देने के बाद, पूरे डिटेल देने के बाद, देन कंपनी क्या करती थी, बोर्ड ऑफ मतलब एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती थी। और उसके बाद देर आफ्टर उसमें ये डिसाइड हो जाता है कि वो कर सकता है या नहीं, मतलब अब उसके शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं, ही कैन और ही कैन नॉट। Thereafter company resolution pass करेगी, then it also give the approval to transfer the shares. Thereafter the company remove the name of the original transfer, जो ओरिजिनल ट्रांसफर्स का नेम निकाल के, देन कंपनी अगेन प्रिपेयर अ शेयर सर्टिफिकेट ऑन द नेम ऑफ द ट्रांसफ़र, जो अनदर ट्रांसफ़र ही रहेगा उसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट बनाने का। देन फीस क्या, उसकी प्रिस्क्राइब फीस वो सब कलेक्ट करना, फिर उसके नाम देखना कि प्रॉपर फीस दिया है कि नहीं, अगेन रजिस्टर्ड करना, अगेन रजिस्टर मेंटेन करना। सो इट टेक्स अ वेरी लॉन्गर पीरियड, एंड लॉन्गर पीरियड के साथ इट आल्सो टेक द लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट भी लगते हैं। सो दिस इससे क्या हो गया, आफ्टर डिपॉजिट सिस्टम इट रिड्यूस द एवरी कॉस्ट और एफर्ट्स एवरी टाइम, जो टाइम था, इट आल्सो रिड्यूस द टाइम विच इन्वॉल्व इन द हैंडलिंग ऑफ द फिजिकल सर्टिफिकेट। फिजिकल सर्टिफिकेट में जितने भी सब इसमें टाइम लगते थे, कॉस्ट लगते थे, एफर्ट्स लगते थे, सब कुछ क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्या आने से, डिपॉजिट सिस्टम्स आने से। Also the stamp duty levied on transfer of physical share is not applicable. ओके, जो स्टैम्प, जो डिफरेंट काइंड्स की स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, जो इधर उधर की जो फीस लगती थी, वो सारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सिर्फ एक फीस मतलब लगती थी, वो कमीशन होता था उनका। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट होते थे उनका कमीशन होता था ब्रोकर्स का, बस वो थोड़ा सा लगता है, बाकी और कुछ भी नहीं लगता था।
सो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट भी क्या होगा, कम हो गया. देन processing time in transfer securities reduced and neither securities nor the cash is tied or held up for unnecessary long time. ओके जो प्रोसेसिंग टाइम था, जैसे मैं बताया कि इसमें जो डिले होता था शेयर्स ट्रांसफ़र करने में, जो भी प्रोसीजर होता था, उस सारे क्या हो गए, रिम्यू हो गए. ओके जो भी सिक्योरिटीज़ होती थी, जो सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करनी है, वो सिक्योरिटीज़ और जो उसका कैश, उसको लंबे टाइम तक टाइड अप करके नहीं रखना पड़ता था लॉन्ग पीरियड तक. ईजिली क्या होता था, यहाँ अगर जब भी शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते थे ना, तो वो सिक्योरिटी उतने टाइम के लिए क्या हो जाती थी, ब्लॉक की जाती थी, या फिर जो अमाउंट होता था वो ब्लॉक कर लिया जाता था. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है. वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन यहाँ पे होता है, बहुत ही रैपिड फैसिलिटी होती है, रैपिड सिस्टम होता है. यहाँ पे अकाउंट जो होता है ब्लॉक नहीं होता है, लॉक नहीं होता, और ना ही जो अमाउंट है वो ब्लॉक होती है. ओके बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट सिस्टम. तो ये क्या है, उसका थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है डिपॉजिट सिस्टम का. ओके नाउ फोर्थ, अपडेट एंड इंटीमेशन. ओके मतलब डिपॉजिटरी के थ्रू यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत ही अप टू डेट और ऑनलाइन प्रोसेस हुआ. सो ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, जो भी अपडेट है ना वो प्रॉम्प्ट अपडेट मिलने लगी, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलने लगी अबाउट द स्टेटस ऑफ द सिक्योरिटीज़ की जो स्टेटस थी, जो या फिर उसको होल्डिंग की जो स्टेटस थी, वो एकदम ऑनलाइन और प्रॉम्प्ट मिलने लगी, जल्दी से मिलने लगी, फास्ट एकदम हो गया. बिकॉज अगर किसी ने किसी अपने शेयर ट्रांसफ़र किया तो उसका न्यू मतलब ओनर कौन है उस सिक्योरिटीज़ का, ये बहुत ही अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलने लगी बाय द डिपॉजिटरी, बिकॉज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लगा. नहीं तो पहले क्या होता था कि पहले पेपर बनते थे, प्रोसीजर होता था, फिर उसके नाम रिमूव होते थे, देन अदर जो ट्रांसफर था उसके नाम पे पेपर बनता था, तो इस टेक्स लॉन्गर पीरियड. फिर उसको अगेन उन्हें नोटिस भेजना पड़ता था सेबी को, ओके डिपॉजिटरी को. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बंद हो गई. इससे ऑनलाइन प्रोसेस आने से, डिपॉजिट सिस्टम आने से क्या हो गया, सब कुछ जो भी सिक्योरिटीज़ की जो होल्डिंग स्टेटस है, ये क्या हो गई, ईजीली और बहुत ही प्रॉम्प्ट ऑनलाइन अपडेट्स मिलने लगा. द इन्वेस्टर प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ द होल्डिंग एंड ट्रांजेक्शन बाय डीपी. इन्वेस्टर्स जो भी इंफॉर्मेशन अपने देने लगे अपने सिक्योरिटीज़ की, वो सारे इन्फॉर्मेशन किसको मिलते थे, डीपी को मिलते थे, और इसके साथ साथ जो डिपॉजिट थे उसको भी मिलते थे. तो इजीली क्या हो गया, इन्वेस्टर्स को सारे इन्फॉर्मेशन बाय द डीपी और बाय द डिपॉजिटरी मिलने लगे. ओके अभी डिपॉजिटरी कौन है, डिपॉजिटरी मतलब कि मैंने आपको बताया था कि डिपॉजिटरी जो है, जहाँ जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं अपना, सॉरी डिपॉजिट वो जहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी है वो जहाँ पे सिक्योर किया जा रहा है, जो होल्ड किया जा रहा है. और ये डीपी और जो डीपी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स अपना सिक्योरिटीज़ को बाइंग और सेलिंग करते हैं. तो यहाँ पे डीपी कौन है, डीपी यहाँ पे लिंक होते हैं डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स के बीच में. जो इन्वेस्टर्स हैं और जो डिपॉजिटरी है उनके बीच में एक लिंक वर्क करता है, दैट इज़ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ओके सो डिपॉजिटरी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, डीपी मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो इन्वेस्टर्स को. तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लगता है नहीं हमारी जो सिक्योरिटीज़ है वो सेफ़ है और अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन हमें अपनी सिक्योरिटी के बारे में मिलता रहता है, तो इससे वो एक तरह का रिलैक्स फील करते हैं. ओके दे आर नॉट गेटिंग द पैनिक नहीं होते, एक तरह से एकदम रिलैक्स, दे फील द वेरी रिलैक्स. ओके नाउ फिफ्थ, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. ओके इफ़ एनीवन वांट द लोन इन अगेंस्ट ऑफ देयर सिक्योरिटी, तो अपनी सिक्योरिटी को मॉर्गेज भी कर सकते हैं बैंक में. ओके सो डिमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज आर प्रिफर्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन. अभी डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ क्या हो गई, ये एक तरह से लोन भी प्रोवाइड करती है. मतलब हम अपने सिक्योरिटी जो हमारी डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज है उसको हम एज अ मॉर्गेज भी, मतलब बैंक को एज अ मॉर्गेज भी हम दे के उसके अगेंस्ट में हम लोन ले सकते हैं थ्रू द बैंक. ओके सो इट अगेन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इट ऑलवेज और अगेन वी कैन मॉर्गेज और सिक्योरिटी, हमने सिक्योरिटी को मॉर्गेज भी कर सकते हैं अगेंस्ट ऑफ द लोन इन अ बैंक उस सिक्योरिटीज़ को रख के या फिर उसकी सिक्योरिटी लेके उस हमारा जो भी है सिक्योरिटी, जो भी शेयर्स डिवेंचर जो भी है उसको एज अ सिक्योरिटी वो क्या करेगी, उसको लेके उसके अगेंस्ट में लोन भी प्रोवाइड कर सकती है. तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट सिस्टम के थ्रू क्या हो गया, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं वो हम अपने डिमेटेलाइज अकाउंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको एज अ सिक्योरिटीज़ दे के लोन भी बैंक से
ऑप्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। So demetrialized securities are preferred by bank and financial institution as securities against loan. बैंक ऑफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको एज ए सिक्योरिटी एक्सेप्ट करके उसके अगेंस्ट में लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 6, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। ओके, अभी लॉट्स मीन्स क्या होता है कि जब पेपर, जब हम फिजिकल फॉर्म में जब सिक्योरिटी परचेस या फिर सेल करते थे, ओके, जब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे, सेल करते थे, तो वहाँ पे जो शेयर्स होते थे वो लॉट्स में होते थे, इवन और लॉट्स में होते थे, ओके। एक शेयर्स कोई परचेस नहीं कर सकता था, बट अभी क्या, अभी यहाँ पे कोई ऑर्डर इवेंट का लॉट्स नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 1 लॉट होता है, एक 1 शेयर का लॉट्स होता है। तो यहाँ पे कोई भी अगर कंपनी की एक शेयर ही परचेस करना चाहता है तो कंपनी के एक शेयर ही परचेस कर सकता है। मीन्स देयर हैज़ नो एनी लॉट, ओनली 1 शेयर का लॉट होता है, ओके, फॉर डिमेटलाइज सिक्योरिटी। डिमेटलाइज सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक शेयर का लॉट होता है। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर इवेंट जो लॉट सिस्टम था वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है इन डिपॉजिटरी सिस्टम। नाउ नॉमिनेशन फैसिलिटी। अभी हमें पता है नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है, जैसे कि हम बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, सो उसमें भी वो पूछते हैं कि आपके नॉमिनी कौन होंगे, ओके। मीन्स हम मतलब हमारे बाद जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, जिसको हमारे अकाउंट, जो हमारा अकाउंट्स में जो फंड है, जो भी अमाउंट है वो किसको मिलेंगे, ओके। आगे कंटिन्यू कौन करेगा, फिर उस अकाउंट के जो पैसे हैं वो किसको मिलेंगे, तो उसमें एक नॉमिनी पूछता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में भी जो डिपॉजिट सिस्टम है उसमें भी यही हुआ, इन्होंने भी क्या प्रोवाइड किया, नॉमिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन अवेल ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे वो अपनी नॉमिनी फैसिलिटी बोलते हैं ना, वो भी उन्होंने क्या कर दिया, उनको मिलने लगी कि अगर उनके बाद अगर सपोज इंसॉल्वेंट की कोई ऐसा केस आ जाता है या फिर कोई डेथ केस हो जाता है, सो ऐसी सिचुएशन में, मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या हो सकता है कि जो भी ये नॉमिनी का जो प्रोसेस है वो करना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी जो भी डिपॉजिट सिस्टम है उनको पता रहता है, जो भी डिपॉजिट उनको पता रहता है कि उन्होंने नॉमिनी किसको बनाया है, तो उसके नाम पे इजीली क्या हो जाता है, उसके फंड या फिर उसकी सिक्योरिटी जो भी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। सो दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इन्वेस्टर्स। मतलब किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो उस ओकेज़न में, उस सर्कमस्टेंसेस में जो डिपॉजिटरी होगी उसकी जो भी सिक्योरिटीज होगी वो इजीली क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को और उस पर्टिकुलर नॉमिनी को ट्रांसफ़र ऑलरेडी, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ओके। तो इसमें बहुत सिंप्लीफाई, मतलब अच्छा एक ये मतलब सिस्टम होता है कि यहाँ पे कोई भी पेपर फॉर्म करने का नहीं होता है, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना होता, कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ता है, कोई लॉन्ग फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर किसी की डेथ या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो भी अकाउंट है उसके सक्सेसर को या फिर उसके जो भी उसका रिलेटिव्स रहेंगे उसको इजीली मिल जाएगा, ओके। देन ऑटोमेटिक क्रेडिट। ओके, ऑटोमेटिक क्रेडिट क्या होता है कि अभी पहले जो फिजिकल फॉर्म में हम करते थे अपना जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते थे सिक्योरिटी का, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था डिविडेंड आने के लिए। कंपनी क्या करती थी, पहले डिविडेंड देती थी, फिर कंपनी इन्फॉर्म करती थी कि भाई आपको इतना डिविडेंड मिला है, तो उसको लेटर भेजती थी, लेटर के साथ उसको डिविडेंड वारंट ऐसा कुछ सेंड कर दी थी, ओके। बट इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रेडिट हो रहा है। The account of investor is automatically debited or credited in case of a change initiated by the company which impact the securities। मतलब कंपनी, जो भी कंपनी अगर कुछ भी चेंजेस करती है उसके अकाउंट में, डेबिट करती है या फिर क्रेडिट करती है, तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है और उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आ जाती है, ओके। सो दिस इज़ कॉल्ड द, जिससे अभी कुछ कमीशन भी कट रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेबिट हो जाएगा उसके अकाउंट से, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एज ए इन्वेस्टर उसको मिलती रहती है। बिकॉज ये क्या है, एक पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो यहाँ पे डिपॉजिटरी जो होती है वो ऑटोमेटिकली सारे वर्क परफॉर्म करते रहती है अगर कोई भी चेंजेस होता है, ओके, उसके डेबिट या फिर क्रेडिट अकाउंट में, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कॉर्पोरेट एक्शन। सपोज अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कंपनी क्या करती है,
कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड इशू कर दिया, ठीक है। तो डिविडेंड इशू किया और जो डिविडेंड अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब उसके अकाउंट में आ जाएगा, तो उसका अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर्स इशू कर दिए, तो डायरेक्टली क्या होगा, उसके अकाउंट में जो बोनस शेयर्स है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। So it directly credited in case of the bonus issue, in case of the dividend, okay, in case of the payment of कोई भी अदर पेमेंट्स कर रही हैं तो भी उसके ऑलरेडी उसके अकाउंट में अप टू डेट होता जाएगा। अगर कंपनी ने राइट शेयर्स ऑफर किया है और उस पर्टिकुलर पर्सन ने परचेस किया है तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो बात करते हैं अर्ली रिडम्पशन की, जो रिडम्पशन होता है, ओके, जैसे डिबेंचर्स, उसकी सिक्योरिटी क्या डिबेंचर्स है, अगर वो रिडीम कर रही है कंपनी, तो कंपनी का जो भी अमाउंट है, कंपनी का अमाउंट रिडीम कर रही है, तो जो अमाउंट ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा, मतलब उससे कंपनी ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में रिपेड कर देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, ऑटोमेटिकली होने लगेगी due to the depository system. The account of investors is automatically created a dividend in case of the change initiated by the company which impact the security. सिक्योरिटी पे इफेक्ट भी पड़ेगा, कैसे, बिकॉज सपोज कंपनी ने क्या किया है, बोनस शेयर इशू किया है, ओके। अगर कंपनी ने ऐसा बोनस शेयर इशू किया है कि कंपनी का बोनस शेयर इशू करने का रेशियो कितना है, 2:1, कि मतलब अगर कोई 2 शेयर्स है तो उस पर 1 शेयर्स को एज अ बोनस मतलब फ्री मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो सम पर्टिकुलर पर्सन के पास क्या है, उसके पास 200 शेयर्स हैं, ठीक है, और कंपनी क्या कर रही है, 100 शेयर्स, अभी कंपनी ने कंपनी का रेशियो क्या है, 2:1 है, मतलब किसी भी 2 पे 1 शेयर फ्री। तो अगर पर्टिकुलर पर्सन के पास 2 शेयर्स हैं, सॉरी 200 शेयर्स हैं, तो डेफिनेटली उसको 100 शेयर्स एज अ बोनस मिल रहे हैं, तो उसके बाद उसके अकाउंट में ऑलरेडी उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 200 की जगह 300 शेयर हो जाएंगे, बिकॉज कंपनी ने 100 शेयर उसको एज अ बोनस प्रोवाइड किए हैं, तो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 100 शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो अब उसका अकाउंट में कितने शेयर्स दिखाएगा, 300 शेयर, ठीक है। तो ये हो जाता है उसका ऑटोमेटिकली, मतलब क्रेडिट हो जाना, ठीक है। तो इससे जो भी चेंजेस कंपनी करेगी वो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट, इसको कॉर्पोरेट एक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल विच कैन बी टर्म्ड एज कॉर्पोरेट एक्शन है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जैसे कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो आ जाएगा अकाउंट में, प्रॉम्प्ट एकदम वेरी फास्ट रैपिड, एकदम उनका रैपिड एक्शन रहता है एकदम। फिर इशू ऑफ बोनस शेयर, कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया जो ऑटोमेटिकली इट विल बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट। शेयर्स, राइट शेयर्स ऑफर कर रही है कंपनी। अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बता दिया मैंने, डिबेंचर्स का भी कोई प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, कोई फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा, कोई डिटेल नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स की डिटेल रहती है डिपॉजिटरी के पास। मर्जर के केस में, एक्विजिशन के केस में, इन सारी चीज़ों में कंपनी को डिपॉजिटरी से ऑटोमेटिकली सारा सब कुछ मिलते रहता है और डिपॉजिटरी अपना एक्शन ऑटोमेटिकली वर्क लेवल पे परफॉर्म करते रहती है। तो यहाँ पे कोई भी लॉन्ग प्रोसीजर ना पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया है ड्यू टू द डिपॉजिटरी सिस्टम। सो गाइज आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे कि इन द पॉइंट ऑफ द कंपनी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांटेजेस है डिपॉजिटरी सिस्टम के। आज के लिए इतना है, गुड बाय।